हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका। कुरुक्षेत्र जनवरी 2024 का एनालिसिस करेंगे। मैं हूं कुबेर, आपका चहेते टीचर आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी और एसे राइटिंग का। और दोस्तों, अपनी अटेंडेंस मार्क करना इस लेक्चर में मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। आपने लिखना है ड्रोन शक्ति। ये आपका अटेंडेंस के लिए, जस्ट टू सी कि आप कितना अटेंटिवली लेक्चर को देख रहे हैं। मेरे को कम से कम 100 कमेंट्स दिखने चाहिए ड्रोन शक्ति के। इससे मुझे लगेगा कि आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, और तभी मैं अगला वीडियो योजना फरवरी 2024 का बनाऊंगा। जितनी जल्दी से वो कमेंट्स आएंगे उतनी ही जल्दी से आप वीडियो देखेंगे। सो ड्रोन शक्ति इज what you have to comment in the comment section as a part of your homework to see कि कितना attentively आप इन lectures को देख रहे हैं। The idea is to encourage the engagement between the teacher and the students, क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से चल रहे हैं तो मन तो बहुत करता है आप सबको मिलने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एंगेजमेंट को कायम रखने के लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको हर एक वीडियो की शुरुआत में मैं देता रहता हूं। नाउ, जो एडिशन है कुरुक्षेत्र का, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे स्टार्टअप्स को लेके हमने पहले भी बहुत बातें करी हैं, लेकिन स्टार्टअप्स कैसे रूरल इंडिया को रीडिफाइन कर रहे हैं, इससे संबंधित कुछ बातचीत हम यहां पे डिस्कस करेंगे। कुरुक्षेत्र सरकारी मैगजीन है, जैसे योजना है वैसे कुरुक्षेत्र एक सरकारी मैगजीन है। कुरुक्षेत्र एम्फसाइज करती है उन इश्यूज पे जो कि रूरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड हैं, एंड देयरफॉर ये मैगजीन का एनालिसिस पढ़ना समझना जरूरी है अपने आंसर्स में और अपनी विचारधारा में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। रूरल इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे सुधार हो रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या स्कीम्स हैं जिसके चलते, चाहे वो ऋषि क्षेत्र है, चाहे वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ केयर है, कैसे तेज गति से यहां पे सुधार हो रहा है रूरल इंडिया में, उसके बारे हमको समझने के लिए ये मैगजीन पढ़नी और एनालाइज करनी जरूरी है। पेज टू पेज मैगजीन नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि एनालिसिस करते हैं योजना का। कुरुक्षेत्र हमारा भी चैनल, हम भी करते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से। कुरुक्षेत्र का एनालिसिस थोड़ा रेगुलर नहीं कर पाए थे, लेकिन योजना का एनालिसिस हम 2 सालों से कर रहे हैं। तो आप किसी भी चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप स्लीपी क्लासेस को ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो देख लीजिए, एनालिसिस सुन लीजिए, और साथ के साथ जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको एक बार गो थ्रू कर दीजिए। आपको पूरी की पूरी फिर मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कम समय में हम ज्यादा काम कर रहे हैं, थोड़ा प्रोडक्टिविटी लेके आ रहे हैं। तो ये हम 5 टॉपिक्स इस मैगजीन के डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टअप्स की बात करें, कितनी उम्दा बात है। एक जमाना था जब बिजनेस करना, अपना व्यापार खोलना एक बहुत नेगेटिविटी के साथ देखा जाता था। अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, तो हमारे पेरेंट्स को आज भी यही लगता है कि जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, वो 4 लोगों से पैसे लूट के अमीर हो रहा है। लेकिन बिजनेस करना, पैसा कमाना कोई क्राइम नहीं है। और अगर आप एक ईमानदारी के साथ, एक नेक इरादे के साथ अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको फंडिंग मिलती है। आपके टैलेंट को लोग पहचानते हैं, आपको फंडिंग मिलती है, और आप ईमानदारी के साथ भी अपने बिजनेस को ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टार्टअप कल्चर पिछले कुछ 9-10 सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में। और हैरानगी की बात यह है कि यह स्टार्टअप कल्चर को अनलीश करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? वो थी द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, नवीनता जिसकी हम बात करते हैं। और आज कोई भी बाउंड्री नहीं है, चाहे वो हम रूरल इंडिया की बात करें, कितने सारे स्टार्टअप्स रूरल इंडिया में शुरू हो रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऐसी चीजें बना रहे हैं जो कि रूरल लोगों की डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। और ये नई लहर जो हम देख रहे हैं उद्योगपतियों की, एंटरप्रेन्योर्स की और स्टार्टअप्स की, ये लहर अब रुकने वाली नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि इंडिया शुड बी अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स। ये क्रिएटर इकोनॉमी है। अब क्रिएटर इकोनॉमी में हमने जॉब क्रिएशन पे एम्फसाइज करना है, ना कि जॉब सीकिंग पे। तो आने वाले समय में अगर बच्चे, अगर नौजवान जॉब क्रिएट कर रहे हैं रादर देन रनिंग फॉर सरकारी नौकरी, तो वो और अच्छी बात है देश की प्रगति के लिए, देश को विकसित भारत के रास्ते में लेके जाने के लिए। तो पहला टॉपिक है रीडिफाइनिंग द रूरल लैंडस्केप्स। नाउ, भारत, आप जानते हैं कि भारत में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है ग्लोबली। ऐसा हमने 10-12 साल पहले नहीं सोचा होगा। 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जो डेटा सरकार के पास है,
और स्टार्टअप कल्चर अब बहुत एक्सपैंड हो रहा है इवन बियॉन्ड द अर्बन एरियाज। स्टार्टअप कल्चर इज गोइंग बियॉन्ड मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी आ रहा है। और डिजिटल इंडिया के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए जो एक रूरल अर्बन डिवाइड है, टेक्नोलॉजी के जरिए वो डिवाइड भी कम हो रहा है, बिकॉज ये स्टार्टअप्स में टेंडेंसी है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं स्टार्टअप्स के द्वारा, वो ये सोच के प्रोवाइड किया जा रहा है कि इंक्लूसिविटी पे एम्फसाइज किया जा सके। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर एक मैं ब्रांड की बात करूं, स्निच, ये शर्ट मैंने पहनी है, स्निच की है। अब किसी को देख के लगेगा ये शर्ट बहुत कोई बड़े ब्रांड की होगी, लेकिन इट्स अ वेरी it's a very low cost shirt, not a low quality shirt but a very low cost shirt। और स्निच की जो शर्ट्स है वो 500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक की मिल जाती हैं। नाउ आई नो इवन स्पेंडिंग 500 रुपीज कैन बी अ बिग टास्क, बट से somebody living in a rural area, somebody living in a rural city, उसके लिए 500 रुपए की शर्ट लेना हो सकता है फिर भी अफोर्डेबल हो एज कंपेयर टू लेट्स से अगर हम सिटी में रह रहे हैं, बहुत बड़े अर्बन एरिया में रह रहे हैं और हमने टॉमी की शर्ट लेनी है। मैंने तो एक चलो शर्ट का एग्जांपल आपके साथ जिक्र किया है कि कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये तो चलो फैशन की मैंने बात करी, अपैरल की बात करी, बट द पॉइंट इज दैट अब एक ऐसा टाइम आ चुका है दैट व्हेन एवरीबडी, whether you're living in a city or you're living in a village, you are spoiled for choices because thanks to technology। तो बहुत तेज गति से ये स्टार्टअप कल्चर हमारे देश में पेनिट्रेट कर रहा है, लीडिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रेडिशनली हम सोचते थे और स्टार्टअप कल्चर शुरू अर्बन हब्स में हुआ था, लेकिन 7-8 सालों में हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा परमिएट कर रहा है रूरल एरियाज में, हिंटरलैंड्स में। एंड देयरफॉर ये एक नया जमाना, एक नया दौर हमारे सामने आ रहा है जो कि नवीनता के बल पे भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को और बेहतर करेगा तेज गति से। दिस फिनोमेना रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ, अगेन 2 वर्ड्स मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिविटी, जहां पे स्टार्टअप्स वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रूरल अर्बन डिवाइड को खत्म कर रहे हैं। सरकार की स्कीम क्या है, क्या क्या सरकार के इनिशिएटिव्स हैं रूरल स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। नाउ इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो इन चीजों को रट्टा मारेंगे। देखिए, दुनिया जहान की बातें नहीं लिखनी है, जो बात टू दी पॉइंट है अगर आप उसको लिख पाएंगे कम समय में, बिकॉज जब it's also writing for UPSC or writing for state public service commission exams is also a game of writing within a limited period of time। यहां पे अभी इसको रट्टा मार लो, क्या क्या स्कीम्स हैं सरकार के द्वारा स्टार्टअप सेक्टर के लिए, रूरल स्टार्टअप्स के लिए। अटल कम्युनिकेशन इनोवेशन सेंटर, अटल इनोवेशन मिशन के बारे कितनी बार तो मैं पढ़ा चुका हूं। 2020 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था अंडर द अटल इनोवेशन मिशन। इसका क्या मकसद है, कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाना फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। 14 ऐसे सेंटर्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं जो कि 200 से ज्यादा रूरल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। देन स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP, ये इंप्लीमेंट करा गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये एक सब स्कीम है अंडर द दीन दयाल अंत्योदया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ताकि रूरल लोगों को मदद दी जा सके, ताकि वो अपने छोटे मोटे कारोबार, अपने छोटे मोटे एंटरप्राइजेस गांव के लेवल पे, और नॉट नेसेसरली कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ऐसे बिजनेसेस को बना सके। स्किल इंडिया मिशन, हमारे पास आंकड़ा क्या आया है, सरकारी आंकड़ा है, स्किल इंडिया मिशन के बारे 2014 से सुनते आ रहे हैं। 70% ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 बेनिफिशियरीज दे हैव रिसीव्ड प्लेसमेंट आफ्टर द प्रोग्राम। आने वाला जो समय है मैं आपको बता दूं, आने वाला समय 2047 तक का डिग्रीज पे निर्भर नहीं करने वाला है, क्रिएटर इकोनॉमी है, स्किल सेट पे बात अब आने वाली है। आपने IIT से डिग्री करी है, IIM से डिग्री करी है, गुड फॉर यू, लेकिन आपने स्किल्स कितनी एक्वायर करी हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो बात बहुत रेलेवेंट रहने वाली है। देन यू हैव दिस स्कीम एस्पायर, दिस इज अ स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द MSME। इसका मकसद है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट टू द एग्रो रूरल एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई एंटरप्राइज सेट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं मोर देन 100 करोड़ इंडियंस, यानी कि आज भी 65% से ज्यादा जो आबादी है, जो आवाम है हमारे देश की, वो गांव में रहती है। अ टोटल ऑफ 63% ऑफ वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये आंकड़ों को प्लीज मग अप कर लो। यूपीएससी में
और स्टेट पीसीएस में आप अक्सर सुनते हैं कि चीजों को एनालाइज करिए, रट्टाफिकेशन मत करिए, लेकिन कुछ बातों को रट्टा लगाना है। क्यों लगाना है उसका लॉजिक भी देता हूं। जब आप आंसर लिख रहे हैं, एक होता है ना, एक वेल इन्फॉर्म्ड आंसर है, एक वेल रिटन आंसर है। तो वेल रिटन आंसर में आपको सर्टेन फैक्ट्स लिखने होते हैं और आपको इंस्टेंटली एकदम से अपनी इनोवेशन के जरिए आप वहां पे एग्जाम के दौरान नहीं लिख पाएंगे। आपके पास ये डेटा फैक्ट्स ऑटोमेटिकली दिमाग में होने चाहिए। जब डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात आ रही है, पोटेंशियल ऑफ स्टार्टअप्स इन रूरल इंडिया की बात आ रही है, इस तरह के आंकड़े हमने शुरू में लिखने हैं, चाहे एस्से में लिख रहे हो, चाहे वो आप आंसर में लिख रहे हो। ठीक है, 63% ऑफ द वर्कर्स इन द रूरल एरियाज आर सेल्फ एम्प्लॉयड, 1.6 यानी कि 1.5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्बन एरियाज। क्योंकि मोस्टली ये जो वर्कर्स हैं कहां काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में। सो ये एस्पेक्ट डिफाइन करता है रूरल कम्युनिटी को, बिकॉज वो सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड दिस इज अ ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर द रूरल वे ऑफ लाइफ। सो चैलेंज स्टार्टअप्स के लिए क्या है, टू अंडरस्टैंड कि इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या है रूरल इंडिया की, और ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे सॉल्यूशंस और ऐसे सर्विसेज बनाना, बिल्ड करना जो कि लोगों के अंदर भरोसा पैदा कर सकते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स मेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्टार्टअप्स, और ऐसी चीजें बनाना जो कि उनकी डे टू डे लाइफ को केटर कर सकता है। और साथ के साथ ऑफ कोर्स रोजगार के अवसर भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। दैट इज वन ऑफ द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्टार्टअप। नाउ डिजिटाइजेशन की बात करें, 9-10 सालों में मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन को बहुत बूस्ट किया है। इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत इंप्रूव हुआ है what it was before 2014. Internet penetration और data accessibility has a huge role to play। अगर हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम को, अगर आज हम देख रहे हैं कि आज इंडिया के पास थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। भारत के पास सबसे चीपेस्ट डेटा रेट्स है पूरी दुनिया में, यानी कि $1 से भी कम फॉर 1 GB। 50% ऑफ द इंडियंस, मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस आर इंटरनेट यूजर्स, जिसमें से 40 करोड़ लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। आने वाले एक साल में भारत के पास 90 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स होंगे एंड 56% ऑफ द न्यू इंटरनेट यूजर्स ये रूरल एरियाज में से होंगे। अगेन ये जो फैक्ट्स हैं आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो यहां पे ही नोट डाउन करके इसको रट्टा लगा लेंगे। ऑफ कोर्स पीडीएफ में भी आप ये बातों को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं जो कि सरकारी डेटा से हमारे पास आए हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू कोट सरकारी डेटा इन योर आंसर्स और इवन इन योर एसे। With a customer base of 100 करोड़, रूरल इंडिया एक मैसिव अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है फॉर स्टार्टअप्स। स्पेसिफिकली एग्री सेक्टर की बात हो, फूड प्रोसेसिंग है, एडुटेक है जो हमारा सेक्टर है, स्किल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर फार्म्स की बात आ रही है, सोलर ट्री, सोलर क्रॉप एज द थर्ड क्रॉप, ये बात आ रही है जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। फिनटेक सेक्टर हो, हैंडीक्राफ्ट या ट्रेडिशनल आर्ट्स की बात करें। नाउ टाइप्स ऑफ रूरल स्टार्टअप्स, एक तो है अर्बन बेस्ड फाउंडर्स विद रूरल सॉल्यूशंस, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो केटर करेगा टू द रूरल ऑडियंस। सो दिस इन्वॉल्व्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल लाइफस्टाइल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स। या तो वो ऋषि क्षेत्र में होंगे, या वो हेल्थ केयर में होंगे, या वो एजुकेशन में होंगे। देन रूरल बेस्ड फाउंडर्स विद रूरल सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूशंस जो बनाए गए हैं फर्स्ट हैंड, यानी कि उसमें लोकल नॉलेज का, ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को या जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और बूस्ट मिल सकता है थ्रू प्रोवाइडिंग मोर इनोवेशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इसके बारे हम कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। एमएसएमईज की बात करें, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टू आवर इकोनॉमी, टू आवर इंडियन इकोनॉमी। देन चैलेंजेस क्या आते हैं रूरल स्टार्टअप्स के लिए, एक तो कनेक्टिविटी इश्यूज की बात आता है, बिकॉज नेवरदलेस कि इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी लिमिटेड बैंडविड्थ है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है। देन एक्सेस टू फाइनेंसिंग की बात आती है। एक रूरल एंटरप्रेन्योर के लिए फंडिंग सीख करना, फंडिंग रेज करना इज अ बिग टास्क एज कंपेयर टू लेट्स से इफ यू हैव अ स्टार्टअप इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद और इन पुणे। Then lack of support system, which is the absence of mentorship और networking opportunities। देखिए कोई भी बिजनेस है, चाहे वो एडुटेक सेक्टर की बात करें हर एक बिजनेस में, जैसे वो रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत फेमस सेइंग है दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में बहुत लिमिटेड होती हैं या ना के बराबर होती हैं।
Difficulty in finding early adopters, limited communication channels, lower income and lower internet penetration, ये एक चैलेंज पोज करता है in identifying early adopters. And then of course limited funding mechanism, जैसे आपको मैंने बताया. तो कौन से इंपॉर्टेंट स्टार्टअप्स हैं इन रूरल एरियाज? तो जैसे एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, ई कॉमर्स, एडुटेक, हेल्थ टेक, रिन्यूएबल एनर्जी. जस्ट गिव इट अ रीड, जस्ट गिव इट अ रीड. सो ये जो माइग्रेशन है स्टार्टअप्स का रूरल एरिया से, जो कि टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में है, उनका माइग्रेशन किसी ऐसी जगह पे होना, लेट्स से बेंगलुरु और लेट्स से गुरुग्राम, जहां पे इनोवेशन का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है या जहां पे इंपॉर्टेंट इनोवेशन हब्स प्रेजेंट हैं, ये तो एक इनएविटेबल फिनोमेना है, ये होके रहेगा. वो स्टार्टअप जो किसी टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में शुरू हुआ है, वो मेन स्ट्रीम अर्बन सोसाइटी में भी आके रहेगा. But the important key lies in establishing and enabling innovation ecosystem in rural areas. यानी कि innovation का जो ecosystem है वो बहुत facilitative हो सके. ये ecosystem बहुत crucial है for sustaining early stage challenges and overcoming the valleys of death which most of the startups often face. जो ट्रैजेक्टरी है एक रूरल स्टार्टअप का, दैट माइट नॉट अलाइन विद द कन्वेंशनल पाथ टू बिकम यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न क्या होता है? यानी कि जिस कंपनी की वैल्यूएशन इज around about or slightly more than $1 billion. However, significance lie करता है in the potential of that rural startup to evolve into sustainable enterprises, जो कि in the longer run employment opportunities generate कर सकता है, और साथ के साथ वो स्टार्टअप भी भारत का, इंडिया का जो विजन है टुवर्ड्स बिकमिंग विकसित भारत, उस विजन को पूरा करने में भी सक्षम हो सकता है. दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहता हूं, एसए के कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं उन बच्चों के लिए जो कि 2025 को टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, जो कि 2024 को कर रहे हैं, वो अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें. लेकिन जो बच्चे अभी 2025 में टारगेट कर रहे हैं, मेरे द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव एसए का एक मेंटरशिप प्रोग्राम लीड किया जा रहा है. इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें. अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कह सकते हैं कि हमने कुबेर सर से कनेक्ट करके एसए के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म थ्रू एग्री स्टार्टअप्स. ठीक है, देखिए अब भारत को थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब ग्लोबली लिस्ट किया गया है. 90 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, यानी कि आफ्टर अमेरिका एंड चाइना तीसरे नंबर पे भारत आता है. यूनिकॉर्न यानी कि वो कंपनीज जो कि $1 बिलियन या उससे स्लाइटली ज्यादा वैल्यूड है. ऋषि क्षेत्र कंट्रीब्यूट करता है 18% टू इंडियाज जीडीपी, और 55% जो भारत की आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है अपनी रोजी रोटी के लिए. एग्रीकल्चर सेक्टर ने ऑफ लेटली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैज विटनेस स्टडी ग्रोथ, एंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ स्टार्टअप्स हैज प्रॉम्प्टेड यंग एंटरप्रेन्योर्स टू लीव ट्रेडिशनल रोल्स, ताकि वो अपने खुद के वेंचर्स को एस्टैब्लिश कर सके. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो टैगिंग, फार्म मैनेजमेंट, बिग डेटा के जरिए अब इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रैपिड एडवांसेस हम देख रहे हैं. और इसके चलते एक जो मेजर चैलेंज हम 1960 से फेस करते आ रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी लेके आने का. वो चैलेंज अब पूरा होता दिखाई दे रहा है. यानी कि उस चैलेंज से जो हम लड़ रहे थे कि प्रोडक्शन का, तो हमने वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए हम प्रोडक्शन टारगेट्स तो हम मीट कर पा रहे हैं, हमको बाकी देशों से अनाज इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो कि 1960s में स्थिति हुई थी. लेकिन प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात आती थी, फार्म प्रोडक्टिविटी वाज अ बिग ऑब्स्टिकल, वाज अ बिग चैलेंज. बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ वी आर एबल टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड देयर बाय 4 पैसे ज्यादा किसान कमा सकते हैं. गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात करें, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपने एक वेल एजुकेटेड या वेल आर्टिकुलेटेड आंसर लिखना है. मेक इन इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, ये सब स्कीम्स बूस्ट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट देख सकें. अटल इनोवेशन मिशन है, देन वेरी इंपॉर्टेंटली न्यू जेन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर. नाउ ये प्रमोट करता है नॉलेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स by supporting up to 20 new projects annually within the educational institutions by providing one-time financial aid of rupees 25 lakh. Then you have the Innovation and Agri Entrepreneurship Program. ये 2018 में शुरू करा गया था. It is a program initiated by Government of India to increase to augment farmers' income by promoting more innovation. Now, what do the figures tell us? लगभग 1485 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स है हमारे पास, जिसमें से 474 ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है.
ऑलमोस्ट 1774 स्टार्टअप्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैं, 48 स्टार्टअप्स हॉर्टिकल्चर में हैं, 130 एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग में हैं और 22 स्टार्टअप्स फिशरी सेक्टर में हैं। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के चलते हमने काफी सारे स्टार्टअप्स का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा है। सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, अपनी इनोवेटिव पॉलिसीज और फैसिलिटेटिव पॉलिसीज के चलते उन्होंने काफी सारे जो ऑपरेशंस हैं एग्री स्टार्टअप्स के, उनको बूस्ट दिया है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स आर एक्टिवली इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू मार्केट लिंकेजेस. Major subsectors witnessing the rise of agri-tech startups, they include big data analytics, supply chain और market link model, FaaS. आपने SaaS के बारे में सुना होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो फार्म एज अ सर्विस, FaaS, ये भी एक प्रोडक्ट अब कंपनीज लॉन्च कर रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग इनेबल्ड सॉल्यूशंस। नाउ एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के बारे में यहां पे समझें। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो है ये सेटअप करा गया था 2023-24 के बजट में, इसको एलोकेट किया गया था। इसको सेटअप करने का पर्पस क्या था? एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को इंकरेज करना, यंग एंटरप्रेन्योर्स को इन द रूरल एरियाज और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये फंड का मकसद है टू ब्रिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस फॉर द चैलेंजेस व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय द फार्मर्स। तो इस पे बहुत एम्फसाइज लिया, इस पर्टिकुलर फंड के जरिए एम्फसाइज ले किया जाएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे, कि टेक्नोलॉजीज के बल पे कैसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फार्मिंग को प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। तो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज स्टार्टअप्स इज टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन का जो चैलेंज है वो थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन हम मीट कर चुके हैं। But having more yield per hectare, having more yield per acre, which is productivity, वो चैलेंज को फेस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंड सरकार ने 2023-24 के बजट में पिछले साल लॉन्च किया था, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। तो ये टेक्नोलॉजीज जो कि रैपिडली लेके आई जाएंगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये किसानों को मदद करेंगी कि वो और इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो अपनी सीड की सिलेक्शन को लेके हो या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के चलते हो या पेस्ट मैनेजमेंट के चलते हो। रियल टाइम डेटा और इंसाइट किसानों को मिलेगी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सॉइल हेल्थ के बारे में उनको पता लगेगा और अकॉर्डिंगली वो फैसला ले पाएंगे अपने क्रॉप्स के लिए। अगला टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक ब्रिज की तरह है बिटवीन द एग्रीकल्चर, यानी कि जो अनाज किसान उगाता है, एंड द इंडस्ट्रीज। तो यानी कि वैल्यू एडिशन के तौर पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में इस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। ये भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम 2015 से 2021 के बीच में देखें तो ये बहुत तेज गति से ग्रो करा है, 10% की गति पे ग्रो करा है, कंपेयर टू द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 5% ग्रोथ। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल है। स्टार्टअप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन ड्राइविंग इनोवेशन एंड रीवाइटलाइजिंग द सप्लाई चेन्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। दे मेक अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। As per the Ministry of Food Processing Industries annual report, 25% of the workers in the unincorporated non-agriculture enterprises of the sector are women. Initiatives जैसे कि self-reliant fund for micro, small and medium enterprises, they have also provided equity support for growth-oriented startups. मेजर चैलेंजेस जो कि स्टार्टअप्स फेस करते हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, मैं रूरल सेक्टर की बात कर रहा हूं बिकॉज ये पूरा का पूरा जो मैगजीन का एडिशन है रूरल सेक्टर के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। तो मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं? 4 A's आते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट A's हैं जो कि अड़चन बनती हैं, जो कि ऑब्स्टिकल बनती हैं अगर हम रूरल स्टार्टअप्स की बात करें, रिगार्डिंग 3 एसेंशियल्स ऑफ एनी बिजनेस which is vis-a-vis finance, technology and markets. तो ये जो challenges हैं among the startups in the food processing sector, they can further be nuanced as product development and innovation या supply chain को strengthen करना, production and processing को link करना, बाकी जो issues आते हैं quality के, safety के, उनको address करना और post harvest wastage को save करना, post harvest wastage को reduce करना। Now अब चैलेंजेस को कैसे मीट किया जा रहा है? अगर हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें 2001 में, तो 23 साल हो गए हैं, एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाई गई थी
ताकि इस सेक्टर पे हम फोकस कर सके। तो सनराइज सेक्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2001 से कहते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा ग्रोथ हमने इस सेक्टर में पिछले कुछ 6-7 सालों में देखी है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर कैन ऑल्सो बी गॉज्ड बाय द इनहांस्ड आउटलेज एज एविडेंस फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल बजट। तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट योजनाएं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं सरकार के द्वारा। फंड ऑफ द फंड स्कीम्स which is providing capital for early seed and growth stages of startups, which includes the startups जो कि rural areas में confined हैं। Credit guarantee scheme for loans which are taken up by the startup, यानी कि मान लीजिए कि भी अगर मैंने लोन लिया है, मैं गांव में रहता हूं, मैंने कोई ऐसा बिजनेस सेटअप करना है रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड टू एनी अदर थिंग टू एग्रीकल्चर, तो आई हैव टेकन अ लोन। अब उस लोन को बैकअप करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। Then fast-tracked patent applications and disposal for startups, tax benefit and extended incorporation periods to bolster the resilience, and then of course agriculture accelerator fund. चलिए, then अगला है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रोन रेवोल्यूशन का। ड्रोन रेवोल्यूशन चेंजिंग द फेस ऑफ रूरल इंडिया। तो आप में से अगर जो बच्चे जैसे मान लीजिए पंजाब, यूपी, बिहार, जैसे आपके स्टेट्स में होता ना कि स्टेट्स में भी एसेज बहुत टू दी पॉइंट और डायरेक्ट टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको ड्रोन के इंपैक्ट के बारे में पूछा जाए, बिकॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स होते हैं। मैंने देखे हैं यूपी, बिहार और पंजाब के जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। देखो ड्रोन के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात नहीं करने वाले हैं। ऐसे तो ड्रोन के जो चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम सिक्योरिटी वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज हम बॉर्डर्स पे देखते हैं कि ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स में RDX होता है, बॉम्ब्स होते हैं, टिफिन बॉम्ब्स आ रहे हैं थ्रू द ड्रोन्स। हम वो सब चीज़ें अभी बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे ड्रोन रेवोल्यूशन, क्रांति जो ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके आया है भारत के ऋषि क्षेत्र में, उसकी हम बात करने वाले हैं। 10-12 साल पहले किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, या इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत में भी किया जा सकता है, या इस बात का दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग ऋषि क्षेत्र में किया जा सकता है, लेकिन यह आज हकीकत है। एंड व्हाट्स इवन मोर सरप्राइजिंग इज that growing interest in drones in developing countries like India, which traditionally was very much attached to the conventional agricultural practices. ड्रोन्स के बारे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारे ऋषि क्षेत्र में बहुत क्रांति आ रही है, फार्म प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और साथ के साथ इस टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज युवा के लिए, औरतों के लिए भी खोली जा रही हैं। ये चीजें पॉसिबल नहीं थी कुछ साल पहले। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं ऑफ मेनी कंट्रीज जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं टू रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड बूस्ट रूरल इकोनॉमीज। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। जैसे अफ्रीका की बात करें तो जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, वैसे तो भारत में भी 85 to 87% ऑफ द फार्मर्स स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, तो अफ्रीका में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू सपोर्ट स्मॉल स्केल फार्मर्स। जैसे मोजाम्बिक की बात हो या मोरक्को की बात करें, जापान इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल कंट्रीज जिसने इनकॉर्पोरेट करा है ड्रोन्स को, ताकि जो किसान हैं जो कि राइस ग्रो कर रहे हैं वो अपनी यील्ड को, अपनी पैदावार को और बढ़ा सके। साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं इंसेक्ट साइज्ड ड्रोन्स बनाने के लिए। ये इंसेक्ट साइज, चींटी के साइज के जो ड्रोन हैं जो कि केपेबल होंगे फ्लावर्स को पॉलिनेट करने के लिए, वो रोल, वो काम जो कि बीज करते हैं, वो रोल अब ड्रोन्स भी कर पाएंगे। यूरोप में स्पेन बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए ये सब फैक्ट्स आपको ना पता होते, बट ये सब फैक्ट्स क्यों पता चल रहे हैं? क्योंकि हम ये मैगजीन का एनालिसिस पढ़ रहे हैं, और ये बातें ड्रोन को लेके ऐसे आप कुछ भी लिख देंगे ABCDEFG, तो वो बात सेंस नहीं बनेगी। देखिए आप अगर तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप ये बात याद रख के चलो कि इसमें एक कंपटीशन का एलिमेंट इन्वॉल्व है। ड्रोन को लेके अगर 10 बातें 1000 लोग कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात आप डिफरेंट कर रहे हो जो कि आपको ज्यादा मार्क्स दे सके? क्योंकि यहां पे कंसेप्ट ये नहीं है कि आप ड्रोन्स के बारे जानते हो कि नहीं जानते हो, कितनी अच्छे तरीके से आप ड्रोन्स के बारे लिख सकते हो, वहां पे आपको नंबर मिलने हैं। ठीक है, यूरोप में स्पेन इज एट द फोरफ्रंट ऑफ यूजिंग ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, जहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रॉम क्रॉप मॉनिटरिंग टू प्रिसिजन फार्मिंग। उसी तरह से चाइना और इंडोनेशिया में भी काफी कदम उठाए जा रहे हैं कि ड्रोन्स की डिमांड फार्मर्स की अमंग बढ़ाई जा सके। तो जाहिर सी बात है कि ड्रोन वहां पे मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा होगा, विच मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा रहा है इन दिस सेक्टर। Within the realm of agriculture, drones are projected to contribute $7 billion to the global economy. तो यहां पे मौका है ना ड्रोन्स को बनाने के लिए, तो ड्रोन हम इंपोर्ट क्यों करें जब यहां पे ही बनाई जा सकती हैं? तो ये ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक
यहां पे एक सिक्के से दो पहलू देखने वाली बात है कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा हो रहा है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन सेक्टर को भी फायदा हो रहा है। द रेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी ये वेरी करता है अक्रॉस द कंट्रीज। अमेरिका में 84% ऑफ द फार्मर्स ये ड्रोन्स को यूटिलाइज करते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, और अप्रोक्सीमेटली 75% एम्प्लॉय करते हैं ड्रोन्स को टू मॉनिटर देयर क्रॉप्स, एंड another 43-44% of the farmers in America utilize the drones ताकि वो सॉइल और फील्ड एनालिसिस कर सकें। अकॉर्डिंगली वो क्रॉप्स डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से ग्रो करने हैं डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ द सॉइल। लेकिन जो अडॉप्शन रेट है डेवलपिंग देशों में, जैसे इंडिया की बात करें, वो काफी कम है। गिवन द ग्लोबल एंथुजियाज्म फॉर एम्प्लॉइंग ड्रोन्स एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, भारत एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा है और ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज cost-effective unmanned aerial vehicles, they hold a lot of promise to address various challenges and issues जो कि prevalent है हमारे agriculture के संबंधित। तो क्या क्या ऐसी schemes हैं which are related to improve or to provide more accessibility to drones? तो ड्रोन शक्ति स्कीम की बात आती है, जो कि आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है टू सी दी अटेंटिवनेस ऑफ यू पीपल, कि कितनी अटेंटिवनेस से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये स्कीम टारगेट करता है स्टार्टअप्स विद इन द ड्रोन इंडस्ट्री, देयर बाय फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो भी R&D रिक्वायर्ड होगी बनाने के लिए या प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, देन प्रोवाइडिंग क्रूशियल सपोर्ट टू द स्टार्टअप्स। तो ये स्कीम का मकसद है इनोवेशन, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और क्रिएट करना विद इन द ड्रोन सेक्टर। देन द ड्रोन रूल्स 2021 टू रेगुलेट द ड्रोन इंडस्ट्री इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द ड्रोन रूल्स 2021। तो ये रूल्स एस्टैब्लिश करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि देखो ड्रोन ऑपरेशंस में एक सिक्योरिटी का एंगल भी आता है। विल डिस्कस अबाउट दैट एंगल लेटर ऑन। अभी हम सिर्फ स्टार्टअप्स और रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे विद इन द रेगुलेशन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है विद इन इंडिया, तो उसके लिए ड्रोन रूल्स बनाए गए थे। देन SMAM, तो यानी कि अब ये एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और अगर हमने जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू आवर GDP अगर वो बढ़ानी है, तो मैकेनाइजेशन इज इनएविटेबल। तो भारत सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन्स अंडर द सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इट्स डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन द फार्मर्स फील्ड। इस स्कीम के चलते फार्मर्स को बेनिफिट, सब्सिडीज और बेनिफिट दिया जा रहा है रेंजिंग फ्रॉम 50 to 80% एग्रीकल्चर मशीनरी। इस स्कीम के चलते प्रायोरिटी जो महिला किसान है उनको ज्यादा दिया जा रहा है। किसान ड्रोन्स की बात करें, द यूज ऑफ किसान ड्रोन्स इज बीइंग प्रमोटेड क्रॉप असेसमेंट के लिए, लॉजिस्टिक पर्पसेस के लिए, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को मौका मिलता है अपने क्रॉप्स को मॉनिटर करना, सर्वेलेंस करना, और क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं उनकी फसल को खराब करने के लिए, उन मुद्दों को, उन इश्यूज को पहले समझना, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो किसान ड्रोन्स दे कैन ऑल्सो हेल्प द फार्मर्स कि अपनी वो क्रॉप यील्ड, अपना पैदावार वो कैसे बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्रॉप की हेल्थ कैसी है। द डेटा कैन हेल्प फार्मर्स इन आइडेंटिफाइंग एरियाज जो कि ज्यादा अटेंशन रिक्वायर करते हैं, देयरफॉर उनकी क्रॉप की यील्ड बेटर होगी और उनके मुनाफे भी बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स प्रिसिशन एग्रीकल्चर में आता है पहला, तो उसका एप्लीकेशन। देन उसके बाद प्लांटिंग एंड क्रॉप सोइंग में भी अब एड्रेसिंग चैलेंजेस एसोसिएटेड विद लेबर स्कार्सिटी। आज के टाइम पे लेबर स्कार्सिटी देखने को बहुत मिलती है। पंजाब में बहुत सारा लेबर यूपी बिहार से आता है जब सोइंग टाइम होता है, लेकिन अभी लेबर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज लेबर को लगता है कि हम और रिनमरेटिव काम कर सकते हैं, मनरेगा में काम कर सकते हैं। तो लेबर इंटेंसिव नेचर होता है क्रॉप सोइंग का, प्लांटिंग का। इसको एड्रेस करने के लिए ऑफ कोर्स डेलीगेशन ऑफ वर्क इज ऑलवेज वेरी गुड। अब उस नजरिए से मत देखिए ना कि टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो जो लैंडलेस लेबर्स हैं या जो लेबर्स काम करते हैं फार्म पे उनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और चीजें भी क्रिएट करी जा रही हैं, लेकिन बिकॉज ये काम बहुत लेबर इंटेंसिव है, सीड प्लांटिंग का, क्रॉप सोइंग का, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रिसिजन स्प्रेइंग, उतना स्प्रे करना जितना रिक्वायर्ड है, ऑप्टिमली जितना रिक्वायर्ड है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड की बात हो, चाहे वो फर्टिलाइजर की बात हो। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, सॉइल में अननेसेसरली केमिकल्स मिक्स नहीं होने चाहिए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज इनपुट्स बहुत जरूरी है, एंड देयरफॉर प्रिसिजन स्प्रेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ड्रोन्स का। क्रॉप मॉनिटरिंग की बात, इसके बारे हम बात पहले भी कर चुके हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट की बात आती है,
इजराइल में बहुत रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर इरिगेशन पर्पसेस, माइक्रो इरिगेशन पर्पसेस की बात करें, बिकॉज पानी की भी कमी है, ज़्यादा पानी तो नहीं है वेस्ट करने के लिए। क्रॉप हेल्थ असेसमेंट, इसके बारे में अभी हमने बात करी। अगर शुरुआत में ही पता लग जाए जब क्रॉप बड़ा हो रहा है कि क्या क्या मुद्दे उस पर आ सकते हैं, क्या उसके ऊपर कोई मतलब बीमारी आ सकती है, कोई इंसेक्ट उस क्रॉप को खराब कर सकता है, फसल खराब हो सकती है, तो अगर पहले ही किसान को पता होगा तो किसान अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाएगा। नाउ वे फॉरवर्ड में देखिए, जो नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड है फॉर यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये एक अड़चन बन सकता है, ऑब्स्टिकल बन सकता है एक आम किसान के लिए। आम किसान माने कि भारत में लगभग 85 to 87% जो किसान हैं वो उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है और इतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी टू टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनके लिए अड़चन बन सकता है। तो नेसेसरी एक्सपर्टीज की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपेरेटिव हो जाती है, और इसके कारण यहां पे फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना और प्रॉपर एजुकेशन देना ड्रोन ऑपरेशंस के बारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसानों को ये नहीं कह रहे कि आप जाके ड्रोन्स बनाइए, लेकिन ड्रोन ऑपरेशंस के बारे उनको एक एवरेज फार्मर को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है, सरकार रेगुलेशंस भी बना रही है, ऐसी पॉलिसीज भी क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी बनाई गई थी 2021 में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। अंत में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बात करूंगा जो कि वुमेन लेड स्टार्टअप्स को बूस्ट कर सकते हैं। मुद्रा योजना फॉर वुमेन, महिला उद्यमी योजना, 10 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड किए जाते हैं बिना किसी कोलेटरल के फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्मिंग या नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस शुरू करना चाहते हो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, यहां पे बैंक लोन्स फैसिलिटेट किए जाते हैं 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक to at least 1 SC or 1 ST borrower and at least 1 woman borrower per bank branch for greenfield enterprises। greenfield enterprises क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एंटरप्राइजेस के बारे में आपने सुना होगा, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगेन आई वांट टू सी द अटेंटिवनेस ऑफ you people watching this lecture। Special schemes for rural disadvantaged women, then you have the महिला समृद्धि योजना। ये समृद्धि योजना एक माइक्रो फाइनेंस स्कीम है फॉर वुमेन फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस बाय द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है। देन यू हैव द WEP, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, एंड देन यू हैव द नई रोशनी स्कीम, जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन औरतों के लिए जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। क्या आप जानते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट आई है डिकोडिंग गवर्नमेंट सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 17% ऑफ द GDP, और अगर ये कंट्रीब्यूशन आने वाले सालों में 30% या 40% होता है तो भारत को विकसित होने में कोई नहीं रोक सकता। और अभी हाल ही में वुमेन्स डे भी होके निकला है, तो मेरी सभी बहनों को, सभी बच्चियों को अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एज वेल। सो चलिए इजाजत लेता हूं, मिलेंगे बहुत जल्द। याद रहे 100 कमेंट्स कम से कम आ जाने चाहिए, तभी मैं अगला लेक्चर योजना का बनाऊंगा, योजना फरवरी 2024 का। और आपको मैंने क्या होमवर्क दिया है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, ड्रोन शक्ति। चलिए मिलते हैं जी बहुत जल्द। हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू।